जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। सूर्यदेव के मीन राशि पर आते ही दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी जो हमारे जीवन को बड़े व्यापक रूप से प्रभावित करेंगी। पहली घटना तो ये होगी कि सूर्यदेव जैसे ही मीन राशि पर आएंगे, खरमास प्रारंभ हो जाएगा, मांगलिक कार्यों को विराम दे दिया जाएगा और साथ ही साथ हम आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोक्ष दिलाने वाले अनुष्ठानों, कार्यक्रमों, कथा, प्रवचनों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए खरमास प्रारंभ होता है ताकि हम अपने सांसारिक कार्यों को विराम दे करके आध्यात्मिक कार्यों को कर सकें, जिससे हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है कि सूर्यदेव जैसे ही 15 मार्च को मीन राशि पर आएंगे तो राहु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे। अभी राहु कुंभ राशि पर सूर्य को एक्लिप्स किए हुए था, ग्रहण योग लगाया था, जिसके कारण सूर्य अर्थात जो सत्ता पर शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो निर्णय लेने वाली निकाय हैं, संस्थाएं हैं, वो भय और भ्रम के कारण गलत निर्णय ले रहे थे, जिसके कारण से युद्ध जैसी विभीषिका और अन्य देशों में ऐसे नियम बन रहे थे जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। नियम बनाने वाले संस्था या नियम बनाने वाले लोगों पर उंगलियां उठ रही थी, निंदा हो रही थी। अब सूर्यदेव चूंकि राहु के चंगुल से मुक्त हो गए हैं तो उससे राहत मिलेगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये होगी, सूर्यदेव जैसे ही मीन राशि पर आएंगे, शनिदेव अस्त हो जाएंगे। शनिदेव यहाँ पहले से विराजमान होंगे। सूर्य और शनि में यहाँ पर टकराहट होगी। सूर्य और शनि में ग्रह युद्ध होगा। इसे शास्त्रों में ग्रह युद्ध कहा गया है। जब दो विपरीत स्वभाव के शत्रु ग्रह एक ही राशि पर बैठते हैं तो ग्रह युद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर ग्रह आपस में नहीं टकराते, बल्कि उनकी एनर्जी का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो सूर्य के आते ही शनि की एनर्जी विलीन हो जाएगी सूर्य के आभा मंडल में, सूर्य के प्रकाश में। आप सब जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब राहु और केतु को छोड़ करके कोई भी ग्रह जब एक विशेष डिग्री में सूर्य के पास आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, अर्थात उसका बलाबल क्षीण हो जाता है, उसका बल नगण्य हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में खो जाता है। ठीक यही बात शनिदेव के साथ भी होगी। अब शनिदेव जब यहाँ पर अस्त होंगे तो उसका क्या परिणाम, पहले हम शनिदेव के अस्त होने के परिणाम को जानेंगे, उसके बाद हम सूर्यदेव के इस गोचर के परिणाम को जानेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर आपके चतुर्थ स्थान पर हो रहा था, जो धन और आपके पराक्रम पुरुषार्थ के भाव के स्वामी होकर के, तृतीयेश होकर के चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे थे, ढैया बनाकर चल रहे थे। धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैया चल रही थी, क्योंकि शनिदेव राशि से चतुर्थ गोचर कर रहे हैं। अब जब ये अस्त हो जाएंगे तो ढैया का जो नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा था धनु राशि के जातकों का, वो नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कब तक के लिए समाप्त हो जाएगा? 22 अप्रैल तक के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव 22 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो कुछ समय के लिए ही, लेकिन बड़ी राहत धनु राशि के जातकों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर शनि की ढैया चल रही है, जिसके कारण बहुत सारी मानसिक चिंताएं, परेशानियां धनु राशि के जातकों को घेरे हुए, उसमें अब बड़ी राहत आपको प्राप्त होगी। शनिदेव चूंकि आपके धन के कारक हैं, चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए, तो धन प्रॉपर्टी पर आ रहा था, व्हीकल्स पे आ रहा था, जहां पर फंस रहा था। अब चूंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो अब उस धन को जो आपने प्रॉपर्टी में लगा रखा था, व्हीकल्स पे, वाहन आदि पे लगा रखा था, घर आदि पे लगा रखा था, अब वो धन निकलेगा, बाहर आएगा, आपके लिए लाभकारी स्थितियां क्रिएट होंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर पड़ी हुई थी, जिसके कारण से रोग ऋण शत्रु की तरफ से थोड़ी सी परेशानियां पैदा हो रही थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि यह न्यायालय है, छठा स्थान। यहाँ पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, वहाँ पर लगातार आपका आना जाना बना हुआ था, वहाँ से परेशानियाँ हो रही थी। वहाँ पर अपने धन का, अपनी बुद्धि का व्यय करना पड़ रहा था, उस पर लगाम लगेगी, वहाँ से राहत भरी खबर आती हुई दिख रही है। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि थी कार्य क्षेत्र पर पड़ रही थी, कार्य क्षेत्र में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो परेशानियाँ थी, उसमें राहत मिलेगी शनिदेव के अस्त होने के कारण। और शनिदेव के
जो 10वीं दृष्टि थी राशि पर पड़ रही थी, तो आपकी आइडेंटिटी को लेकर के जो खतरा था, जो डेंट था, वो अब सही होगा, आपकी सामाजिक छवि में सुधार हो जाएगा। ये तो रहा शनि के अस्त होने का परिणाम आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अब यहां पर शनि सूर्यदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा, बहुत ही शानदार परिणाम यहां पर प्राप्त होगा। भाग्य के स्वामी का चतुर्थ स्थान से संबंध बनाना अच्छा होगा। यूं तो सूर्यदेव का चतुर्थ स्थान पर गोचर करना हार्ट प्रॉब्लम्स देता है, और जब शनिदेव भी साथ में हो तो हार्ट प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी हृदय की समस्याएं दे देते हैं, लेकिन ये लग्न कुंडली की बात है। गोचर में सूर्यदेव का चतुर्थ स्थान पर जब गोचर करते हैं तो सोसाइटी में जब हमारी गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों के कारण हमारी प्रसिद्धि बढ़ती है, हमारी यश बढ़ती है, हमारा यश बढ़ता है। तो सोसाइटी में आपकी गतिविधियां आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही। धार्मिक गतिविधियां यदि सोसाइटी से जुड़कर, समाज से जुड़कर की जाए, आध्यात्मिक गतिविधियां की जाए, तो उस पर अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पिता की लेगेसी समाज से जुड़ करके आपको अच्छे परिणाम देगी। आपकी मान प्रतिष्ठा यहाँ पर बढ़ाते हुए सूर्यदेव दिख रहे हैं, यश कीर्ति आपके बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, एक नई ऊर्जा आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान पर पड़ रही है, अर्थात कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में जो असहजता, जो थोड़ी सी आपको परेशानियां दिख रही थी, उन कार्य उसमें लगाम लगेगी। सूर्यदेव इस भाव को प्रकाशित कर रहे हैं, तो करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। क्योंकि भाग्य का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको विधिवत मिल रहा है, तो भाग्य से भी आपके करियर में उन्नति होती हुई दिख रही है। कुछ प्रमोशन आदि अगर ड्यू था तो प्रमोशन आदि प्राप्त होने की संभावना। मनोनुकूल स्थान, मनोनुकूल कार्य होता हुआ दिख रहा है। करियर में जैसा चाह रहे थे वैसी प्रगति होती हुई दिख रही है सूर्यदेव के प्रभाव से। सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बड़ी ध्यान से समझिएगा और इस तिथि को नोट कर लीजिएगा। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सूर्यदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, तो वो जो अस्त हैं इस समय, तो डिस्पोजिटर इस नक्षत्र का अस्त है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सूर्यदेव यहाँ पर खुल करके अपना काम कर पाएंगे बिना किसी बंधन के, पहली बात। दूसरा, चूंकि सूर्यदेव यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जब आएंगे, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, प्रोग्रेस कराने वाला नक्षत्र है, प्रगति कराने वाला नक्षत्र है, और इस नक्षत्र पर आकर के सूर्यदेव आपकी इच्छाओं को पूर्ति कराने वाले हैं। कहाँ से संबंधित इच्छाएं? तो 2 जगह से इच्छाएं, एक तो धर्म अध्यात्म तीर्थ यात्रा मंदिर आदि से संबंधित इच्छाएं, दूसरा चतुर्थ भूमि भवन वाहन आदि की इच्छाओं को यहाँ पर पूरी करेंगे। कब से? 16 मार्च से 31 मार्च तक। अच्छा, ये जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये प्रबोधन का नक्षत्र है, अर्थात हम आत्मसमीक्षा करके अपने उन चीज़ों को जान पाएंगे जिसके कारण से हमारी मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो रही थी। सूर्यदेव चूंकि कुंभ राशि से भी आए हैं, मैंने बताया कि राहु के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लिए थे, उस गलत निर्णयों का अब हमें आभास होगा। वो चाहे हम स्वयं हो, वृश्चिक धनुराशि के जातक स्वयं हो, या ऐसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हों, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या जो निर्णय लेने वाले निकाय हैं, जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं, उसके शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अपनी गलतियों का, पिछले दिनों की गई गलतियों का एहसास होगा और उसको सुधारने के लिए वो प्रवृत्त होंगे, उसको सुधारने के लिए अब आगे बढ़ेंगे। 16 मार्च से 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, 31 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर रहेंगे। रेवती नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। महत्वपूर्ण नक्षत्र 32 तारों का नक्षत्र है, ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, बहुत प्रोग्रेस कराने वाला नक्षत्र है। दूसरा, ये 27 नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पहला नक्षत्र है अश्वनी और 27वां नक्षत्र है रेवती। तो एक कालचक्र यहाँ पर पूरा होगा। सूर्यदेव का जो 27 नक्षत्रों पर चलने का जो कालक्रम है, वो एक कालचक्र यहाँ पर पूरा होगा रेवती नक्षत्र पर। अब वो 14 अप्रैल से पुनः अश्वनी नक्षत्र पर आ जाएंगे, मेष राशि पर, और वहाँ से फिर नया चक्र प्रारंभ होगा। तो अब कंक्लूजन करेंगे, रेवती नक्षत्र पर निष्कर्ष निकालेंगे अपनी इस यात्रा का, पिछले दिनों हो रही उठापटक का एक निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष से एक नया रास्ता निकलेगा, और उस नए रास्ते से हमारी प्रगति की जो गाड़ी है और तीव्रता से आगे बढ़ पाएगी। तो रेवती नक्षत्र
कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सूर्य, अच्छा, इस ग्रह, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं बुध हैं, जो सूर्य के मित्र हैं। दूसरा, सूर्यदेव स्वयं इस नक्षत्र के अधिदेवता होते हैं। इस नक्षत्र के अधिदेवता पूषा होते हैं, जो सूर्य का ही एक नाम है, पूषा। और द्वादश आदित्य में नाम आता है पूषा। तो जो 12 नाम है सूर्यदेव के, उसमें पूषा। तो अपने ही जिस नक्षत्र के अधिदेवता हैं उस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ पर देने के लिए सूर्यदेव उद्धत रहेंगे। और धनुराशि के जातकों को, चूंकि वो आपके लिए त्रिकोण के स्वामी हैं, योग कारक हैं, तो सूर्यदेव बहुत कुछ देने आ रहे हैं। सूर्यदेव से और अच्छा लाभ ले पाएं, उसके लिए हमें सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य के बीज मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। सूर्योपनिषद में एक विशेष मंत्र आता है ओम घृणी सूर्य आदित्योम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप करते रहेंगे तो आपका प्रोटेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपके 9 भाव के स्वामी है धर्मो रक्षते रक्षता, उससे जुड़ करके जो काम करेंगे तो आपके लिए विशेष लाभ आपको होगा निश्चित रूप से। दूसरा उपाय क्या करें, हनुमान जी की आराधना तो निश्चित रूप से आपको करनी है, क्योंकि ढैया तो चल ही रही है, भले शनिदेव अस्त हैं, ढैया का प्रकोप तो चल ही रहा है। यद्यप ढैया का प्रभाव नहीं आएगा 22 अप्रैल तक, उसके बाद तो आएगा। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी का दर्शन आदि करते रहें और शनिदेव के बीज मंत्रों का जप करते रहें, क्योंकि धनेश वो हैं भी आपके, धनेश हैं, पराक्रम के स्वामी हैं। आलस्य आदि इतना न चढ़ जाए कि आप कोई काम न कर पाएँ, तो शनि की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शनि के बीज मंत्र का जप अवश्य करते रहें। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।